झारखंड के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आपने लैंग्वेज पेपर में खोरठा लिया है तो हर एक एग्जाम में खोरठा व्याकरण पूछा ही जाता है। अगर आप खोरठा व्याकरण को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से हम खोरठा व्याकरण का को स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें से वर्ण विचार को स्टार्ट लिया है। वर्ण विचार का पार्ट 1 हमने कर लिया है, अभी यह हमारा पार्ट 2 होगा, इसमें पूरा वर्ण विचार कवर हो जाएगा। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा परीक्षा हॉल 247 को। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ण विचार का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर के देखिए हमने पार्ट 1 में क्या देखा था। देखिए इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो खोरठा व्याकरण है इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो खोरठा व्याकरण में हम पढ़ेंगे खोरठा संज्ञा, खोरठा सर्वनाम, लिंग, वचन, काल, कारक, समास, उपसर्ग, बहुत अच्छे से सबको देखने वाले हैं और इस तरह से तैयारी करेंगे कि एग्जामिनेशन में हम 90 प्लस मार्क्स लेकर के आए। दोस्तों इसके पहले हमने देखा था ध्वनि क्या होती है, वर्ण क्या होता है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, इसको अच्छे से समझा था और स्वर वर्ण को हमने पूरा कवर कर लिया था। अगर आपको इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो इस परीक्षा हॉल 247 के टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ना होगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अभी हम व्यंजन वर्ण देखेंगे। इसके पहले हमने समझा था कि व्यंजन वर्ण क्या होता है और स्वर वर्ण क्या होता है। देखिए स्वर यानी कि स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली वर्ण। तो स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी की आवश्यकता नहीं होती है, किसी के ऊपर वह डिपेंडेंट नहीं होता है, उसका एग्जिस्टेंस स्वतंत्र होता है स्वतंत्र रूप से। जैसे कि मैंने एक उदाहरण लिया था कि अगर आपको कोई वैरायटी बनाना है, व्यंजन बनाना है, तो व्यंजन बनाने के लिए आप क्या करते हैं? जैसे कोई मिक्स वेज बनाया, पनीर चिली बनाया, तो आप क्या करते हैं? पनीर ले इंग्रेडिएंट्स में पनीर लाते हैं, तो जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो स्वतंत्र होता है, लेकिन जो वैरायटी आप बनाते हैं क्या वो बिना इंग्रेडिएंट्स के बन सकता है? नहीं। तो इंग्रेडिएंट्स क्या है? स्वर वर्ण है और जो वैरायटी है जब बनाते हैं मिला करके वो व्यंजन वर्ण है। समझ गए? तो जिसका उच्चारण बिना स्वर के मदद से नहीं हो सके उसी को व्यंजन कहा जाता है। सीधा बात यहां से समझ में आता है कि व्यंजन जिसका उच्चारण स्वर वर्ण के मदद के बिना नहीं किया जा सकता। यहां से हम लोग इसको सब्जी के माध्यम से भी समझ लिए थे, ठीक है। तो जिसका उच्चारण बिना स्वर वर्ण के मदद से नहीं किया जा सकता, जैसे कि अगर आप व्यंजन वर्ण में देखें क, तो क खुद में इसमें अ छिपा हुआ है। क बोलते हैं तो इसमें अ छुपा हुआ है, यानी कि व्यंजन का जब उच्चारण कर रहे हैं तो इसके साथ ही साथ स्वर वर्ण की आवश्यकता भी पड़ी। तो इसका मतलब है कि आप व्यंजन वर्ण का उच्चारण बिना स्वर वर्ण के मदद से नहीं कर सकते। यानी कि आपको व्यंजन बना तो आपको कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स मटेरियल उसके साथ चाहिए, तभी आप उसको व्यंजन बोल सकते हैं, नहीं तो व्यंजन नहीं है। अब जब वैरायटी बन जाता है तो उसको लपालप खाते हैं और जब खाते हैं तो चटोरा जैसा खाते हैं, तो टच होता है हर जगह। तो उसी तरह से व्यंजन वर्ण में भी है, इसके अलग अलग प्रकार हैं। जब इसको बोला जाता है तो व्यंजन वर्ण के किसी भी जब आप किसी भी व्यंजन वर्ण को का उच्चारण करते हैं, लेटर को शब्द को उच्चारण करते हैं, तो क्या होता है ये कहीं ना कहीं टच हो जाता है मुंह में। मुंह के अलग अलग जो पार्ट्स हैं उसमें टच हो जाता है। कभी ये जीवा से आवाज निकलती है तो कभी कंठ से आवाज निकलती है, कभी तालु से आवाज निकलता है तो कभी मूर्धन्य से आवाज निकलता है, कभी दांत से टच हो जाता है तो कभी होठों से बोला जाता है। तो इस कारण से व्यंजन वर्ण को अलग अलग भेदों में बांटा गया है। एक है इसका छुआइल व्यंजन। अरे टच हो जाता है, टच हो जाने वाला खोरठा में इसको कहते हैं छुआइल व्यंजन, यानी कि स्पर्शी व्यंजन। एक है भीतरी व्यंजन यानी कि अंतस्थ व्यंजन। एक है गरम 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 व्यंजन, ठीक है। गरम व्यंजन मतलब एक ऐसा व्यंजन का मतलब क्या, उच्चारण जो हो रहा होगा उसमें गरम उष्मा निकल रही होगी, हवा निकल रहा होगा जब उच्चारण करते हैं। तो कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिसका उच्चारण करते हैं तो गरम गरम हवा उष्मा निकलती है। तो ये सब हम सब कुछ देखेंगे, लेकिन यहां से आप समझ लीजिए कि छुआइल व्यंजन, भीतरी व्यंजन और गरम व्यंजन एक एक करके समझते हैं अच्छे से। ध्यान से सुनिएगा। देखिए छुआइल व्यंजन, तो छुआइल व्यंजन जिसका उच्चारण अंग के मतलब जो किसी ना किसी अंग से टच हो जाता है या फिर टच होने जैसा लगता है कि इससे टच होकर के निकला है ना, मुंह के किसी न किसी अंग से किसी न किसी पार्ट से लगता है कि टच हुआ या फिर ऐसा लगता है कि टच होते हुए निकला है, तो उसी को कहा जाता है छुआइल व्यंजन। जैसे कि क से लेकर के म तक, क से लेकर के म तक जितने भी वर्ड्स हैं सारे के सारे किस में आते हैं, क से लेकर के म तक जितने भी व्यंजन हैं सारे के सारे छुआइल व्यंजन में आते हैं, स्पर्शी व्यंजन में आते हैं। और स्पर्शी यानी कि इन सब वर्ड्स का जो उच्चारण होता है तो लगेगा आपको कहीं ना कहीं से ये मुंह के जो पार्ट्स हैं कहीं ना कहीं से ये टच होते हुए निकल रहा है, टच होते हुए फील होगा या फिर टच होते हुए इसका उच्चारण होता है। तो यहां देखते हैं क से लेकर के म तक। तो सबसे पहला आता है क वर्ग, जैसे कि क ख ग घ अंघ। क्या होता है, क ख ग घ अंघ, ये क वर्ग कहलाता है। अच्छा क ख ग घ बोलिए, एक बार हमारे साथ बोलना है आपको।
बोलिए क, तो ये कहाँ से निकला? कंठ से आवाज़ निकल रहा है, कैसे? कंठ से आवाज़ निकल रहा है। वहीं पर ख, तो कहाँ से निकला? देखिए, ये कहीं भी टच नहीं हो रहा। आपको ये समझना होगा, थोड़ा-सा इसको सोचना होगा, तभी जाकर के आप इसे समझ पाएँगे। छुआइल व्यंजन कहीं न कहीं से लगेगा कि टच होते हुए इसका उच्चारण हो रहा है, ठीक है? जैसे कि क से लेके म वर्ग तक। तो होता क्या है? क वर्ग में क, ख, घ, घ, अंघ, तो ये सब के सब जो भी हमने शब्द बोले, ये आपका कंठ से निकलते हुए प्रतीत होता है, कहीं और से टच नहीं हो रहा। अगला देखते हैं च वर्ग, क के बाद क्या आता है? च, छ, ज, झ, इंग, या। तो ये सब हमने बचपन में पढ़ा था और जब कॉम्पिटिशन में आप हिंदी व्याकरण पढ़ते होंगे, तो वहाँ भी पढ़ा है। तो देखिए, च वर्ग में च, छ, ज, झ, या। आप बोलिए च, तो आपका जो जिह्वा है, आपका जो जिह्वा है, जो टंग है, वो तालू से टच होता होगा। च, च। तालू से, आपके तालू से टच होता है। जो जिह्वा का आगे वाला पार्ट है, जो आपका जिह्वा है, उसका आगे वाला जो पार्ट है, वो आपको लगेगा कि ये तालू से टच हो रहा है। तो च वर्ग क्या होता है? तालू से टच होते हुए आपको प्रतीत होगा। च, छ, ज, झ, या। ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। च वर्ग तालू से आवाज़ निकलता है, तालू से उच्चारण होता है। वहीं पर त वर्ग, त और दाँत, दाँत, त, याद रखिएगा। ऐसे आप बोलिएगा एक बार तो इसको समझ में आ जाएगा, साथ-साथ के बोलना है। जैसे कि त वर्ग में क्या आता है? दाँत से, दाँत का सम हेल्प होता है इसमें। त, दोनों दाँत से लगेगा। त, थ, द, ध, न। देखिए, आपका जिह्वा लगेगा जैसे कि वो दाँत से टच हो रहा है। त, थ, द, ध, न। तो ये जो आपका जिह्वा है, आपका जिह्वा का आगे वाला पार्ट आपके दाँतों से टच हो रहा है, तब जाकर के ये उच्चारण निकलता है त वर्ग का। अब आपके ओठों की हेल्प से जो उच्चारण निकलता है वो प वर्ग है। प वर्ग देखिए, प, फ, भ, भ, म। तो ये देखिए ओठों का इसमें हेल्प हो रहा है। ओठ इसमें शामिल है आपके उच्चारण के लिए। प, फ, ब, भ, म। तो ओठ से ये क्या हो रहा है? उच्चारण हो रहा है। अब एक है ट वर्ग। ट वर्ग तो इसी के बाद आ गया, त वर्ग के बाद। तो ट वर्ग में क्या था? मूर्धा से। मूर्धा क्या होता है? जो तालू के ऊपर का पार्ट, तालू के पास का पार्ट होता है, उसे मूर्धा कहते हैं मुँह में। तो मूर्धा से टच होता है जिह्वा, जैसे कि ट, ठ। देखिए, ये आपका मुँह है, तो यहाँ पर अगर तालु है, तो इधर मुर्दा है, तो यहाँ जीवा टच होता है, ठीक है? तो ट, ठ, ड, ढ, न। तो ये जो ट वर्ग है, ये मूर्धा से, तो मूर्धन्त न, दंत न, तालव्य स्व, ये सब आपने सुना होगा। इसमें क्या हो गया? क से लेकर म तक, यानी कि क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक के जितने भी शब्द हैं, वो छुआइल व्यंजन के अंदर आते हैं। पहला जो क वर्ग है, वो कंठ से निकलता हुआ प्रतीत होता है, तालु से टच होता है, च, छ, ज, झ, या। दाँत से टच होता है आपका जीवा का आगे वाला पार्ट, त, थ, द, ध, न, दाँत से। तो त वर्ग हो गया। ओठ से प, फ, ब, भ, म, और मुर्दा, ये तो हमने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं आगे भीतरी अंतस्थ व्यंजन, जिसका उच्चारण स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बीच का माना गया है। जैसे कि कंठ और आपका जीभ का मिक्सचर से हो जाए, या फिर आपका दाँत या तालु से हो जाए, तो इसमें क्या है कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बीच का उच्चारण जिसका माना जाता है, वही कहलाता है भीतरी व्यंजन। जैसे कि य, य, र, ल, व, ये सब य, र, ल, व, ये सब क्या है? देखिए, अभी हमने देखा था कि दाँत से टच होता है जीवा। जब दाँत से टच होता है जीवा, तो त वर्ग था, त, थ, द, ध, न। लेकिन वहीं पर अगर आपके दाँत और होंठ दोनों का अगर हेल्प हो किसी के उच्चारण में, जैसे कि य, तो दाँत व, देखिए व आपके होंठ और दाँत दोनों का यहाँ पर क्या हो रहा है? हेल्प हो रहा है इसके उच्चारण के लिए। तो इस टाइप का जो आता है, जिसमें स्वर और व्यंजन वर्ण के बीच का उच्चारण माना गया है, जिसमें कि स्वर वर्ण में किसी की ज़रूरत ही नहीं है, कहीं टच नहीं होता। व्यंजन वर्ण में टच होता है और दोनों के बीच, यानी कि थोड़ा दाँत, थोड़ा होंठ, व, ना पूरा दाँत लगा, ना पूरा होंठ। तो इस प्रकार से है भीतरी व्यंजन कहलाता है, स्वर और व्यंजन वर्ण के बीच का उच्चारण माना जाता है भीतरी व्यंजन को, जिसका उच्चारण जैसे कि जी, कंठ वगैरह के मदद से होता है। तो जैसे कि य, र, ल, व, ये सब याद रखिएगा। य, र, ल, व भीतरी व्यंजन के अंदर आता है, भीतरी व्यंजन के अंदर आता है अंतस्थ। अगला देखिए गरम व्यंजन। अच्छा, कैसा है गरम व्यंजन भाई? गरम गरम है ना, गरम, इट्स हॉट। तो हॉट मतलब उस व्यंजन, गरम व्यंजन। अच्छा, जिसका उच्चारण आप जब करेंगे तो रगड़ रगड़ पैदा होता है उच्चारण में।
मुंह के अंदर अंगों का एक रगड़ होता है और उस रगड़ से एक गर्म हवा निकलती है और वो जो गर्म हवा निकालते हुए जो उच्चारण होता है, इस कारण से उन सब शब्द को गर्म व्यंजन के अंदर रखा गया है। जैसे कि तालव्य स, देखिए स, मूर्धन्य स, ह। तो क्या हो रहा है, इसमें थोड़ा-सा रगड़ पैदा होता है, इसमें लगता है कि जैसे कोई ऊष्मा, कोई हीट निकल रहा हो, ठीक है? स, स। तो देखिए अगर बोलिए आप स, आप बोलिए अपने 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 हाथ को, हथेली को आगे रखिए मुँह के आगे, ह, देखिए ह, तो गर्म हवा निकलेगा। करिए तालव्य स, तो आपका हवा निकलता है, तो एक रगड़ से जो आवाज़ निकलता है और वहाँ पर एक गर्म हवा निकलता है, तो उसे गर्म व्यंजन के अंदर रखा गया। जैसे कि तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ये सब जो स है, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, ये सब क्या है, गर्म व्यंजन में है। अच्छा, खोरठा में ये इंपॉर्टेंट है कि खोरठा में तालव्य स और मूर्धन्य स को प्रयोग नहीं किया जा सकता। खोरठा में तालव्य स और इन मूर्धन्य स का जो है उच्च प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये वाला स का ही केवल क्या किया जाता है इसमें प्रयोग किया जाता है। सिर्फ़ ये याद रखना है कि अगर आपको खोरठा का आप लिख रहे हैं, खोरठा लिख रहे हैं, तो आप ये वाला स कभी नहीं लिखेंगे, ना ये वाला स लिखेंगे, हमेशा ये वाला स लिखेंगे, ठीक है? आगे देखिए, एक होता है गुच्छ व्यंजन, जोंटा व्यंजन। अच्छा, गुच्छा व्यंजन मतलब क्या? जैसे कि पता चल रहा है गुच्छा में, ठीक है? तो 2 अलग-अलग प्रकार के व्यंजन को एक साथ मिला करके, 2 अलग-अलग प्रकार के व्यंजन को एक साथ मिला करके अगर उच्चारण किया जाए, अगर वर्ड्स बनाया जाए, 2 अलग-अलग व्यंजन को ही मिला दिया जाए, तब जाकर के जो तीसरा वर्ड बनता है, तो वो कहलाता है गुच्छा व्यंजन और उसका उच्चारण गुच्छा व्यंजन के अंदर वो आता है। जैसे कि अक्ष, तो अक्ष में क्या क्या वर्ड है? जैसे कि क व्यंजन प्लस स, तो ये दोनों मिल करके अक्षा बना, तो 2 अलग-अलग व्यंजन के मिलने से अक्षा बना, तो ये गुच्छा व्यंजन में आता है, जोंटा व्यंजन में। जैसे कि त्र, तो त, र, त्र, ज्ञ, ज्ञ, ज, या, ज, या, तो ज्ञ होता है, ग, य। अच्छा, खोरठा में अक्ष खातिर छ, खोरठा में अक्षा की जगह छ लिखा जाता है, ठीक है? यानी कि खोरठा में अक्ष कभी नहीं देखेंगे आप, त्र कभी नहीं देखेंगे, यहाँ पर त्र की जगह तर ही लिखा जाता है। जैसे कि से, आपने देखा किसी भी प्रकार से पात्र होता है हिंदी में, लेकिन खोरठा में पातर लिखा जाता है। क्या? पातर लिखा जाता है। तो ये सब आप खोरठा भी आप यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं, खोरठा व्याकरण करने के बाद। जैसे खोरठ हिंदी में पात्र होता है, खोरठा में आप लिखेंगे पातर, ठीक है? इसी पात्र को। तो ये है, यहाँ से ये समझ लीजिए कि अक्ष के जगह छ लिखा जाता है, त्र के जगह तर और ज्ञा के जगह केवल ज्ञ लिखा जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अच्छा, खोरठा में रेफ का प्रयोग जोंटा के रूप में किया जाता है। जैसे कोढ़ी, कोढ़ी आप लिखते होंगे कोरही, तो यहाँ पर क्या हो गया? कोरही, ठीक है? वहीं पर पिरहा, पिरहा जैसे बोला अरे पिरहा लेके आओ, कोरही है क्या, काम नहीं करते हो? तो ये सब जो है रेप का प्रयोग, जो रेप यहाँ पर दिया जाता है, उसका प्रयोग जोंटा के रूप में किया जाता है। अच्छा, अगला देखिए द्विगुण व्यंजन क्या होता है? द्विगुण व्यंजन, देखिए ड और ढ, ये तो आपने सुना होगा, ड और ढ। इसके नीचे अगर ड के नीचे बिंदु लगा दिया जाए और ढ के नीचे बिंदु लगा दिया जाए, तो एक नया वर्ण बन जाता है। ड के नीचे बिंदु लगा दिया जाए, ढ के नीचे बिंदु लगा दिया जाए, तो एक नया वर्ण बन जाता है और जो ये नया वर्ण बनता है, उसी को द्विगुण व्यंजन कहा जाता है, ठीक है? उसी को क्या कहा जाता है? ठीक है? तो ये जैसे ही ड के नीचे बिंदु लगा दिया, ढ के नीचे बिंदु लगा दिया, तो एक अलग वर्ण बन जाता है, ये ड़ हो जाता है, ये ड़ हो जाता है। तो आप ये जानते होंगे, जैसे कि और ये बात याद रखिएगा कि ये जो बिंदु लगा कर के जो वर्ण बनता है, इसका उपयोग कभी भी किसी वर्ड के शुरू में नहीं किया जाता, ठीक है? किसी के कोई वर्ड आप लिख रहे हो और शुरू में ड़ लगा दिया या फिर ये लगा दिया, तो ये नहीं होता, ठीक है? शुरू में नहीं लगता। और दूसरा, कोई भी संयुक्त वर्ड होता है, जैसे कि संयुक्त वर्ड किसे कहा जाता है? आधा अक्षर लगा करके आप कुछ बनाते हैं, तो उस टाइप के अक्षर में ड़ का यूज नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते होंगे सड़क, तो ये स और क के बीच में है, तो शुरू में तो नहीं था। पढ़, तो ये शुरू में नहीं है, ठीक है? शुरू में नहीं है ड़, तो शुरू में नहीं लगेगा। दूसरा, ये देखिए खंड, तो यहाँ ये बिंदु नहीं लगा सकते, ठीक है? खड़ नहीं कर सकते, पूर्ण नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये है कि संयुक्त अक्षर में और सबसे शुरू में किसी भी वर्ड जो लिखते हैं, उसके शुरू में हम लोग ड़ का प्रयोग नहीं कर सकते। ई वर्ण हिंदी भाषा खातिर बनाया गया है। ये जो ड़ है, हिंदी भाषा खातिर बनाया गया है और ओकरे पालन खोरठों में करल जाए और उसी का पालन खोरठा में भी करा जाता है। देखिए आगे करते हैं, वर्णों का जो
जो वर्ण होता है उसका कुछ उच्चारण का स्थान होता है, जो हम लोग बोलते हैं, जैसे कि अभी हम लोग देखे थे क से लेकर के म तक, जो क से लेकर के प, क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक छुआइल व्यंजन था, और वो जो व्यंजन था, जो उच्चारण था, तो मुंह के अलग अलग पार्ट्स के हेल्प से उसका उच्चारण होता था। लगता था कि वो उसका स्थान, उच्चारण का स्थान ही वही है, जैसे कि कंठ से क ख ग घ घ, त से जो दांत से क्या था, दांत के हेल्प से जब जीभ दांत से सटती थी तो त थ ये सब निकलता था। तो मुंह के जो वर्णों का कुछ उच्चारण उच्चारण का स्थान है, उसी उच्चारण का स्थान से हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि मुंह का जिस भी जगह से, मुंह के जिस भी जगह से जिस वर्ण का उच्चारण होता है, जिस भी वर्ण का उच्चारण होता है, उसको उस वर्ण का जगह कहा जाता है। मुंह के मतलब मुंह के जिस जगह से जिस वर्ण का उच्चारण होता है, उसे उस वर्ण का स्थान कहा जाता है, वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। जैसे कि कंठ से स्थान उच्चारण होता है, तालु से उच्चारण होता है, मूर्धा से उच्चारण होता है, दांत से होता है, ओठ से होता है और नाक से। यानी कि कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ, नाक, ये छह जगह हैं जहां से मुंह मतलब उच्चारण होता है वर्णों का, और उसी वर्णों के उच्चारण के स्थान पर उसका नाम भी रख दिया गया। जैसे कि कंठ से निकलने वाला जो वर्ण है, जैसे कि अभी हमने देखा था क, छुआइल वर्ण में क ख ग, तो वो तो था ही, लेकिन कंठ से क्या क्या होता है देख लेते हैं कि जो वर्ण जिस वर्ण का उच्चारण जीभ के पीछे भाग कंठ से टच होते हुए, या फिर लगे कि टच होते हुए उसका उच्चारण हो रहा है, तो उसे कहते हैं कंठ से निकलता हुआ वर्ण अ। ये अ कहां से आ रहा है, तो ये आ रहा है कंठ से। आ ये आ रहा है कंठ से, क ख ग घ अंग, ये तो देख लिए। और ह जो है ये ह, तो याद रखिएगा कि क वर्ग और अ आ ह, ये जो है कंठ से निकलने वाला, मतलब कंठ से निकलने वाला कंठ से निकलने वाला शब्द है, ठीक है, और उच्चारण इसका कंठ के सहयोग से होता है। तो इसीलिए याद रखिएगा अ आ और ह, और साथ में क वर्ग के जो वर्ण है, ये सब कहाँ कंठ से उच्चारण होता है इसका। अच्छा, खोरठा में अंग का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ये याद रखिए, खोरठा में अंग का प्रयोग नहीं किया जाता। यानी कि अगर खोरठा की बात करेंगे तो ये कट जाएगा, बस बचेगा क ख ग घ अ आ ह। ठीक है, अब देखते हैं तालव्य से। तालव्य क्या है, जो तालु से, जिस भी वर्ण का उच्चारण तालु जीव के आगे के भाग तालु से टच होते हुए अगर उसका उच्चारण होता है तो उसे तालव्य वर्ण कहा जाता है। जैसे कि ई ई ई जो है, और च वर्ग का वो तालु से टच होता है, जीव का आगे का भाग तालु से टच होता है, इसीलिए इसे तालव्य वर्ण कहा जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, च छ ज झ या, तो ये सब का जो है ये तालव्य वर्ण है। और उसके अलावे ई ई य और तालव्य स, ये सब क्या है, ये तालव्य वर्ण में आता है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि तालव्य स का प्रयोग खोरठा में नहीं माना गया है, यानी कि तालव्य स, जैसा कि पहले हमने देखा था, केवल ये वाला स का यूज होता है। आगे देखिए मूर्धन्य। तो तालु के पास एक जगह है मुंह में, मूर्धा करके, तो वहां से जीभ का आगे का भाग मूर्धा से टच करता है, और जो उच्चारण वर्णों का उच्चारण जो होता है, उच्चारण जो आवाज निकलता है, तो उसे कहते हैं मूर्धन्य वर्ण। और ये है आपका ट वर्ग का, ट ठ ड ढ न, और र, ये क्या है, र, ये मूर्धन्य से टच होता है आपका, ठीक है। और ये आपका मूर्धन्य स, ये जो मूर्धन्य स है, और ये र, ये सब क्या है, ये आपका मूर्धन्य वर्ण में आता है। ट ठ ड ढ मूर्धन्य, इसको मूर्धन्य न भी बोलते हैं, आपको बच्चे में पढ़ा होगा मूर्धन्य। जैसे कि ट में ही आता है मूर्धन्य, तो उस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि मूर्धन्य न मूर्धन्य वर्ण में है। वहीं पर र जो है ये आपका मूर्धा से टच होता है, इसीलिए ये मूर्धन्य वर्ण में आता है, ठीक है। और जो ये वाला स है, ये क्या है, मूर्धन्य स है। हम लोग बचपन में बोलते भी थे, ठीक है, लेकिन खोरठा में ये स का, मूर्धन्य स का भी यूज नहीं होता। खोरठा में तालव्य स का भी यूज नहीं होता, केवल दंत स का यूज होता है। आगे देखिए दंत्य। तो दंत्य वर्ण वो वर्ण होते हैं जिसका कि दांतों के सहारे से उसका उच्चारण होता है, दंत वर्ण कहा जाता है। त वर्ग के सारे शब्द, जैसे कि त वर्ण के सारे वर्ण त थ द ध न, ये क्या है, ये दंत न है, ये दंत न है त वाला। और उसके बाद ल, ये भी दंत वर्ण है। स, दंत स, इसे बोलते हैं दंत स, ये सब क्या है, दंत वर्ण कहलाते हैं। अच्छा, ओष्ठ वर्ण कौन कौन से हैं, तो हमने अभी देखा था कि ओठों के उच्चारण, ओठों के हेल्प से, होठ के हेल्प से, लिप्स के हेल्प से प फ ब भ म और ऊ, ये सब भी होठ का हेल्प होता है, होठ के सहयोग से, होठ के मदद से इन वर्णों का उच्चारण होता है, इसीलिए ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। तो यहां से हमने क्या देखा, कंठ वर्ण, तालव्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण, दंत वर्ण और ओष्ठ वर्ण। ये आप अगर एक दो बार बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कंठ वर्ण में कौन कौन आया, अ आ क ख ग घ अंग, क वर्ग, अ आ आर ह।
उसके बाद तालव्य वर्ण में कौन-कौन आया? तो तालव्य वर्ण में च, छ, च वर्ग आता है, ठीक है? और उसके बाद ई और य। मूर्धन्य वर्ण में कौन-कौन आया? तो ट वर्ग के वर्ण और उसके बाद र, तालव्य स मूर्धन्य स और ये सब जो है मूर्धन्य वर्ण में है। दंत स होता है, दंत न होता है प वर्ग के और ल ये क दंत वर्ण में आया। वहीं पर ओष्ठ में ओष्ठ वर्ण में हुआ आपका जो प, फ, ब, भ, म है और उ और ई। ये हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं एक फिगर के माध्यम से कि जो नासिका से जिसका उच्चारण होता है अंग, 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 या न मूर्धन्य न, दंत न, म ये सब है नासिका से उच्चारण होता है। दंत मूल से र, ल है। वहीं पर दंत से त वर्ग के सारे जो वर्ण हैं ये सब दंत वर्ण में आते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था। वहीं पर स, दंत स होता है, ठीक है? तो ये सब एक बार इस चार्ट को आप देख लेंगे, पीछे हमने समझ भी लिया है। आगे देखिए अनुनासिक वर्ण कौन से वर्ण है? अनुनासिक वर्ण उस वर्ण को कहा जाता है जिसका उच्चारण ऐसा लगता है कि नाक से हो रहा हो या फिर नाक से होते हुए प्रतीत होता है। जैसे कि अभी हमने देखा था अनुनासिक में यहाँ पर, ठीक है? 1 मिनट पीछे, ये नासिका से उच्चारण जिसका होता है उसे अनुनासिक कहते हैं। तो यहाँ पर है जैसे अंग, या, मूर्धांत न, न, म और चंद्र बिंदु ये सब जो है ये अनुनासिक वर्ण में आते हैं। अच्छा, खोरठा में अंग और मूर्धन्य न का यूज नहीं होता। आगे देखिए कम हवा का और बेसी हवा का वर्ण यानी कि अल्प प्राण वर्ण और महाप्राण वर्ण, और हिंदी में अल्प प्राण वर्ण और महाप्राण वर्ण कहा जाता है। वहीं पर अगर खोरठा में देखा जाए तो कम हवा का और बेसी हवा का वर्ण कहा जाता है। देखिए संस्कृत में प्राण का मतलब होता है हवा, संस्कृत में प्राण का मतलब होता है हवा, और जिस वर्ण के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकले, ठीक है? जिस वर्ण के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकले उसे कहते हैं कम हवा का वर्ण यानी कि अल्प प्राण वर्ण, और जिसके उच्चारण में मुंह से अधिक हवा निकले उसे कहते हैं बेसी हवा का वर्ण यानी कि महाप्राण वर्ण। अच्छा, कम हवा का वर्ण और बेसी हवा का वर्ण का थोड़ा सा पहचान इस प्रकार से किया जा सकता है कि अगर अंग्रेजी अक्षर से पहचान आसानी से हो सकता है। जैसे कि देवनागरी लिपि में कोई भी वर्ड अगर लिख रहे हैं आप, उसमें अगर देवनागरी लिखी अगर क लिख रहे हैं तो उसको कैसे लिखते हैं? रोमन में के लिखते हैं, ख लिखते हैं तो के एच लिखते हैं। तो अगर एच आ गया देवनागरी लिपि में, कोई भी वर्ड आप लिखते हैं इंग्लिश में, अगर एच आ गया तो वो क्या है? बेसी हवा का वर्ण यानी कि महाप्राण वर्ण, और अगर एच नहीं आया तो वो है आपका अल्प प्राण वर्ण यानी कि कम प्राण यानी कि क्या कहते हैं? कम हवा का वर्ण, ठीक है? अगर एच आ गया तो महाप्राण वर्ण, एच नहीं आया तो अल्प प्राण वर्ण, ठीक है? जैसे कि देखिए छुआयित व्यंजन जो अभी हमने देखा था, छुआयित व्यंजन क से लेकर के म तक सभी वर्णों को छुआयित व्यंजन के रखा गया था। तो छुआयित व्यंजन कर पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण है। छुआयित व्यंजन का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण क्या है? अल्प प्राण है। और दूसरा और चौथा वर्ण जैसे कि अगर देखें क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। तो क्या बोला यहाँ पर कि छुआयित व्यंजन, ये छुआयित व्यंजन का ही टाइप है क वर्ग का। तो कहता है पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण का है, और जो दूसरा और चौथा वर्ण है, वो महाप्राण का वर्ण है। ख में क्या आता है? के एच, ख। तो क्या है? ज्यादा हवा निकला। घ तो क्या है? ह से एक गर्म हवा निकलता है ना ह का उच्चारण में, तो इसमें ह सम्मिलित है इसीलिए इसमें हवा ज्यादा निकल रहा है। तो कहता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि छुआयित व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण कौन सा वर्ण होता है? अल्प प्राण का वर्ण होता है। दूसरा और चौथा तो ये होता है आपका महाप्राण का वर्ण। अब देखिए कुछ अपवाद भी हैं इसके। अपवाद क्या है कि च में होता है सी एच, लेकिन यह अल्प प्राण का वर्ण है, यानी कि च में एच है लेकिन यह अल्प प्राण का वर्ण है। और दंत स में एच नहीं है, लेकिन हमने देखा था कि स ये क्या है? इससे हवा, गर्म हवा निकलती है, तो ये महाप्राण का वर्ण है। यानी कि इसमें एच नहीं है। हमने अभी देखा था कि जिसमें एच हो वो महाप्राण, जिसमें एच नहीं हो वो अल्प प्राण। लेकिन च में एच है ये, लेकिन फिर भी ये अल्प प्राण का है, और स में एच नहीं है लेकिन ये महाप्राण है। तो कुछ अपवाद है इसका, ठीक है? ये बात हमने देख लिया। अब देखिए घोष और अघोष वर्ण क्या होता है? देखो यहाँ पर है घोष वर्ण और अघोष वर्ण, तो ये सब व्यंजन के ही टाइप हैं। अच्छा, घोष वर्ण में वो वर्ण आते हैं जैसे कि जिसका ऐसा ऐसा कहा जाता है कि जिस वर्ण का जो आवाज होता है, निकलता है, ऐसा लगे कि घिसते हुए निकल रहा है, ठीक है? घिसाते हुए निकल रहा है, उसको घोष वर्ण कहा जाता है। घिसाते हुए निकल रहा है उसको घोष वर्ण कहा जाता है। कहता है कि जब स्वर तंत्री सटा हुआ रहता है तो हवा घिसाते हुए निकलता है, उच्चारण घिसाते हुए निकलता है, तो उसे कहते हैं घोष वर्ण। सभी प्रकार के स्वर अ, आ, इ, ऊ, उ, ए, तो ये सब सभी प्रकार के स्वर
छुआयित व्यंजन कौन सा है? क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक छुआयित व्यंजन के अंदर आते हैं। तो छुआयित व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि क ख क्या है? छुआयित व्यंजन का पहला दूसरा वर्ण, और तीसरा क्या है? ग घ अंग। तो कहता है छुआयित व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा घोष वर्ण के अंदर आते हैं। ग घ अंग घोष वर्ण के अंदर, घिसाया हुआ वर्ण। और जो भीतरी वर्ण है, भीतरी वर्ण य र ल व, ये सब भीतरी वर्ण है, और ह ये सब घोष वर्ण कहलाता है। वहीं पर अघोष वर्ण इसका उल्टा हो गया, लगे कि घिसाया हुआ नहीं, अलग अलग फरक अलग अलग उच्चारण निकलता है, तो ये आपका है अघोष वर्ण। और छुआयित वर्ण का पहला दूसरा, जैसे छुआयित वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा घोष वर्ण, तो छुआयित वर्ण का पहला और दूसरा होगा अघोष वर्ण, सीधा सा मतलब है। अब देखिए खोरठा भाषा वर्ण का मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन क्या है वो देख लीजिए। देखिए वर्ण का जो खोरठा भाषा में जो वर्ण है, जो वर्ण विचार हैं, वर्ण का जो मानकीकरण किया गया, जो स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है, उसको लेकर के क्या बात कहा गया है देख लीजिए। अंग मूर्धन्त न तालव्य स मूर्धन्त स अक्ष त्र ज्ञ ऐ और औ लिखना खोरठा में नहीं कहा गया। यानी कि आप खोरठा अगर लिखेंगे तो आप कभी भी अंघ नहीं लिखेंगे, मूर्धन्त न नहीं देखेंगे, तालव्य स नहीं देखेंगे, मूर्धन्त स नहीं देखेंगे, अक्ष नहीं देखेंगे, अक्ष के जगह छ देखेंगे, त्र के जगह तर देखेंगे, ज्ञ के जगह ज्ञ देखेंगे, ऐ के जगह ऐ देखेंगे, और औ के जगह औ देखेंगे। ठीक, ये सब हो गया। दूसरा क्या है? मंधर्त न तालव्य स के मतलब स ये सब के जगह तालव्य स, मूर्धन्त स के जगह स, ठीक है। और मूर्धन्त न के जगह, ये मूर्धन्त न के जगह न देखेंगे, ठीक है। मूर्धन्त न के जगह न देखेंगे, ये मूर्धन्त न, ठीक है। उसके बाद तालव्य स और मूर्धन्त स के जगह स, अक्ष के जगह छ, त्र के जगह तर, ज्ञ के जगह ज्ञा, ऐ के जगह ऐ, तो ये सब हमने देख लिया, ये सब आप लिख सकते हैं इसके जगह पर, ठीक है। उसके बाद देखिए शुरू का आखर य के ज, मतलब शुरू का अक्षर अगर लिखेंगे तो य को ज लिखना होगा और व को ब लिखना होगा। जैसे कि अगर कहते हैं कि क्या बोल सकते हैं, तो आप जैसे कि वक्त, तो वक्त क्या है? हिंदी में वक्त लिखते हैं, शुरू में वह, तो इसको लिखेंगे खोरठा में बकत। क्या लिखेंगे? बकत, ठीक है। ब शुरू में ब लिखेंगे। वहीं पर अगर यज्ञ लिखते हैं हिंदी में, तो खोरठा में य हो गया शुरू में, तो य की जगह ज लिखेंगे। सीधा सा ये सब कुछ कुछ बातें हैं खोरठा में बताई गई हैं, याद रखना है। अब देखिए संयुक्त वर्ण रूपे कोनो आखर लिखे नाय कहल गेल है। संयुक्त वर्ण के रूप में कोई भी अक्षर नहीं लिखने को कहा गया है। देखिए जैसे कि वक्त है, ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पर खोरठा में बकत, है ना, ये नहीं कि वक्त लिख दिया। तो संयुक्त वर्ण में कुछ नहीं लिखा गया यहाँ पर। आगे देखिए रेफ और रफला खातिर गोटा र लिखे के बात कहल गया, यानी कि रेफ नहीं लिखना है। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि क्या लिख सकते हैं कि मृत्यु, तो मृत्यु की जगह ये सब कुछ मृत्यु लिखते हैं, मृत्यु नहीं लिखना है, ठीक है, और मृत्यु लिखना है। तो इस तरह का कुछ कुछ बातें हैं यहाँ से खोरठा से निकल कर आई। देखिए हिंदी वर्णमाला का 36 व्यंजन में खोरठा में 7 व्यंजन हटा दिया गया है। हिंदी वर्णमाला के 36 व्यंजन में खोरठा में 7 व्यंजन को हटा दिया गया है। तो 36 में 7 हटा दिया गया तो बचा क्या? 29 व्यंजन। 29 व्यंजन अभी चल रहा है और इसमें अढ़ ढ़ को जोड़ दिया गया है बाद में। जैसा कि अभी हमने देखा था कि हिंदी भाषा के लिए ये बनाया गया था, ड के नीचे अगर बिंदु लगा दिया, ढ के नीचे बिंदु लगा दिया तो ये बन गया ढ़। तो ये जो है खोरठा में भी इसका उच्चारण दे दिया गया है, ठीक है। तो ये कहा गया कि 36 में से 7 हटा दिया गया, 29 बचा, लेकिन अभी खोरठा में इन दोनों को जोड़ दिया गया तो 31 व्यंजन का प्रयोग का स्वीकृति खोरठा में दिया गया है। आगे देखिए स्वर में कौन कौन से वर्ण दिए गए? अ आ ई उ ए और ऐ नहीं दिया गया है, औ नहीं दिया गया है, ठीक है। जैसे कि हिंदी में था ऐ के जगह हम डालते ऐ, औ के जगह औ। तो ये पूरा का पूरा व्यंजन वर्ण था, जो कि वर्ण विचार आपको खोरठा अगर लिखना है, पढ़ना है, समझना है तो वर्ण विचार तो आपको जानना ही चाहिए। तब जाकर हम आगे देखेंगे सर्वनाम वगैरह के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों के बीच में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आपको लगे कि नहीं यहाँ पर कुछ अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।